सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 60 साल का बुढ़ा अपने 18 साल के पत्नी के पास जाने से पहले रोज लस्सी का गिलास क्यों पीता था, जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार रांची की सच्ची कहानी। मेरा नाम रजिया है। मैं अपने माँ बाप की 7वीं औलाद में से पहली औलाद हूँ। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के और कोई काम नहीं किया। हमारे घर में बहुत गरीबी थी। अक्सर तो कुछ खाने पीने को ही नहीं होता, खाली पेट सोना पड़ता। मैं उन्हीं हालात में जवान हुई हूँ और सोचा कि मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मेरी शादी कर दे। शायद सारी उम्र मुझे घर बिठा कर रखेंगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अब्बा ने आकर एक दिन बताया कि मैंने कपड़े वाले स्टोर के मालिक से तुम्हारा शादी तय कर दिया है। मैं तो सुनकर ये चौंक ही पड़ी थी। गरीब जरूर थी, लेकिन थी तो लड़की ही ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति खूबसूरत भी हो, अमीर भी हो, मगर सब मलिया मेट हो गया। वह कपड़े वाला मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि 3 बच्चों का बाप भी था। उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था। 1 साल हो गया था। वह दूसरी शादी के लिए उसने काफ़ी कोशिशें की थी, मगर कोई भी उससे लड़की देने को तैयार नहीं था। मगर मेरे बाप बड़ी ही आसानी से मान गए, क्योंकि उनके जिम्मे उस आदमी का जो कर्जा था वह इसी तरह माफ़ हो सकता था जब मेरी शादी उससे हो गई। मैं 18 साल की और वे 60 साल का। मगर मेरे बाप तो जैसे ये समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया हो। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। मेरे पति का नाम रकीम था और वे कोई इतना खास अमीर भी नहीं था। बस एक कपड़े की दुकान थी। मरती क्या ना करती, इसी को अपना पति कबूल करना पड़ा, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। उसके 2 लड़के थे और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने पति को हाथ में रखना है ताकि वह मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ कम से कम बात करे। मैं उसके बच्चों को उसके उठने से पहले ही काम पर भेज दिया करती थी और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने को कह देती थी। उसके बच्चों को मैंने अपने काबू में इस तरह कर लिया था कि वे सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। 3 बच्चों के बावजूद मेरा पति अभी बिल्कुल तरोताज़ा था और वे रोज़ रात को बादाम पीकर सोता था और कहता था कि उससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। मेरी जब से शादी हुई थी उसके सबसे छोटी बेटी 16 साल की थी और वे 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मेरा दबदबा उन बच्चों पर काफ़ी था। वे मेरी इज्जत भी बहुत किया करते थे। मैं दिन गिन गिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन न जाने मेरी किस्मत में क्या था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की, उतना ही देर होने लगी। शादी को 5 साल बीत गए थे। उस दौरान मैं बस उसके बच्चों को ही सेवा करने में लगी हुई थी। 2 सालों के बाद मालूम हुआ कि मैं तो बांझ हूँ और औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस ही हो गई थी कि इस घर में और दुकान के वारिस उसी के खुद के बच्चे ही होंगे। 2-3 साल बाद बीत गए। मेरे पति के दोनों बेटे उसने बाहर भिजवा दिया। मेरे पति की बेटी ने अब 12वीं कर ली थी। मेरे पति का इरादा था कि वे अपनी बेटी को आगे कॉलेज में भी पढ़ाएं और मैंने भी उसके इरादे पर हामी भर ली थी, क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी, तब से मैंने उसके बच्चों से प्यार करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ है। उस दिन वह शायद अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और ड्राइंग रूम में अंदर कदम रखने वाली थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। वह कह रहा था कि रजिया मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने बाहर गई है। हाँ यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की। अगर उसकी अपनी औलाद होती तब वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए तो मैंने उसे लगातार बांझपन की गोलियां खिलाया करता था कि उसको प्रेगनेंसी ना ठहरे। ये सुनकर तो मेरी नज़रों के सामने ज़मीन आसमान घूम गए। बेयकीन से उसे अंदर देखा, जो हंसकर अपने दोस्त से बड़े मज़े से कह रहा था उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था, उसको सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। उसके बड़े बेटे को कॉल करके कहा अपने बाप को वहाँ बुलवा लो, तुम्हारा काम संभालने में मदद करेंगे। मैंने इस तरह चाल चली कि बेटा राज़ी हो गया और अपने बाप को राज़ी उसने खुद किया। 2-4 महीने के अंदर अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब पीछे मैं और पति की बेटी रह गई थी। मैंने अपने पति से बदला लेने के खातिर
उसकी 18 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाने का सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 70 साल के बूढ़े आदमी से ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसमें मेरा भी फ़ायदा था क्योंकि वो बहुत अमीर था और उसने मुझे उस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि उस बुढ़े से उसकी जवान बीवी के जरिए खूब सारी दौलत बटोरूंगी। 70 साल के उम्र में भी वह अच्छी खासी सेहत रखता था। जब वह रिश्ते वाले के साथ आया तो उसे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ तुम्हारी तो अच्छी खासी सेहत है, क्या खाते हो? कहने लगा कि छोड़ें इस राज को, खानदानी राज नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ही कोठी में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी दिल था कि कुछ साल अमीरों वाली ज़िंदगी बिता लूं। देखो मेरे पति की बेटी 18 साल की थी और नादान मासूम, और उसने चुप करके शादी कर ली और मेरे कहने पर किसी को भी ना बताया, अपने बाप को और ना ही भाइयों को। उनकी शादी पहली रात थी। मैं चौंक गई क्योंकि वह 70 साल का बुढ़ा कमरे में जाने के बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे पीछे गई और चोरी चोरी उसे देखने लगी तो वह ज़्यादा हैरान हुआ। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वह तो लस्सी पी रहा था। ये हैरान कर देने वाली बात थी। लस्सी पीकर वह अपने कमरे में चला गया। उस 70 साल बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिवाय एक दूर के भांजे जो सिर्फ निकाह के टाइम ही नज़र आया था और बाद में गायब हो गया। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर चौंका देने वाली ज़रूर थी, क्योंकि वह अपनी जवान और कम उम्र पत्नी के पास जाने से पहले ही लस्सी पी लेता था। एक दिन मैंने वह दिन के टाइम उसको लस्सी का गिलास दिया तो कहने लगा, सासू माँ लस्सी नहीं पीता। मुझे उसके इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं बर्दाश्त कर गई। मुझसे भी वह उम्र में कई गुना बड़ा था और मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे वो मुझसे छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो वह रोज़ रात को जवान पत्नी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। एक दिन मैंने छुप कर देखा तो उसने गिलास में एक खास सौंफ घोल कर मिलाया, फिर लस्सी के गिलास को गटागट पी लिया था। मगर मैं नोट कर रही थी, जब उसकी शादी हुई थी वह तो जैसे बुढ़े से जवान होने लगा था। उसके झुर्रियाँ और कम होने लगी थी। वह नई नवेली दुल्हन के साथ रोज़ घूमने को निकल जाया करता था। ये चक्कर क्या था, ये जानने के लिए मैंने उसके पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गई थी। ये सारा कमाल उसी लस्सी का है जो साहब रोज़ रात को पीते हैं। जब भी मालिक शादी करते हैं तो वह रोज़ लस्सी पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते भी देखा था, वह क्या खास चीज़ मिलाता है? तो वह सोचते हुए कहने लगी, हाँ जी देखा तो मैंने भी है काफ़ी बार, लेकिन मालिक लस्सी में कुछ मिलाकर पीते हैं, मगर मैं तो नौकरानी हूँ, उनसे पूछने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है कोई मर्दाना ताकत वाली दवाई होगी ताकि साहब अपनी 18 साल की जवान पत्नी को खुश कर सकें। वैसे पहले मैंने भी यही सोचा था जो नौकरानी कह रही थी। वह तो हो सकता है वह 70 साल का बुढ़ा अपनी ताकत को बढ़ाना चाह रहा हो, मगर जाने क्यों मेरा शक मुझे बार बार एहसास दिला रही थी कि कुछ और मसला है। मेरी सौतेली बेटी भी उस शादी पर वैसे ही खुशी जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। वह अपने बुढ़े पति के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूम फिर रही होती। अब टाइम आ गया था कि मैं उसके बाप को बता देती कि उसकी बेटी ने घर से भागकर एक 70 साल के बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा तो मेरी सौतेली बेटी हीरो का हार लिए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, अगर आप पापा को बताएंगी तो वह ज़बरदस्ती आकर मुझे ले जाएंगे, मगर मैं अब अपने पति के साथ ही खुश हूँ। उन्हें ना बताएं, जब वे वापस आएंगे तब देखा जाएगा। मैंने भी हीरो के लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस टाइम मैं भूल गई थी कि ये शादी मैंने अपने इंतकाम लेने के लिए की थी। रात को फिर से वह उस बुढ़े को लस्सी का गिलास पीते देखकर मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। हो सकता है वह खुद को जवान और तरोताज़ा रखने के लिए किसी खास दवाई का इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा था तब फिर वह बहुत गलत था। मैंने तो इसलिए 70 साल के बुढ़े से अपने 18 साल की सौतेली बेटी की शादी करवाई थी ताकि वह भी वैसे ही औलाद के लिए तरसे और मेरे ही तरह वो भी बे औलाद रहे, तभी तो मेरा बदला पूरा होता। मगर उस बुढ़े को देखकर लग रहा था कि इस शादी में उस पर अलग से ही रंग चढ़ा दी है और ये सब उस लड़की का कमाल था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था।
मुझे कुछ भी करके उस लड़की के राज तक पहुंचना था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो टाइम पर रोक सकूं। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि अपने पति को रोज रात को तुम उसे दूध का गिलास दिया करो, अगर उस उम्र में कुछ और पिएगा तो खतरनाक साबित हो सकता है। वह मासूम लड़की थी, मुझसे पूछने लगी कुछ और क्या मतलब, क्या नहीं पीना चाहिए। उससे पहले मैं उसे जवाब देती, मेरी नज़र उसके बेड पर रखी अलग चीज़ पर पड़ी। ब्रांड कपड़े, जूते से लेकर मेकअप तक मैंने और उसने भी कभी ज़िंदगी में इतनी महंगी चीज़ें नहीं देखी थी। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि कोशिश करो, अपने पति से दूर ही रहो, जितना माल समेटना है समेट सकती हो। बल्कि अभी मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारा ये सारा सामान मैं सेट कर देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान सेट करने के बहाने कमरे की तलाशी ली, मगर वह पुड़िया मुझे कहीं नहीं मिली जो वह बुढ़ा अपनी लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी ने बताया कि वह अपनी लस्सी भी खुद बनाता है, किसी को भी पास नहीं आने देता। नौकरानी ने ये बात कहा, अब आप देखिए साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे, पहले भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो ये सुनकर घबरा गई, उसकी औलाद नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए तो सौतेली बेटी की शादी उसकी कई गुने बड़े आदमी से करवाई थी जो औलाद पैदा करने की शक्ति ही न रखता हो। मगर यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया था। वह तो खुद औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने तो खुद खोजबीन करने का सोचा और एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या लस्सी पीने का बहुत शौक है। कहने लगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई शौक नहीं है। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने कहा कि झूठ क्यों बोलते हो, मैंने कई बार आपको रोज़ाना लस्सी पीते हुए देखा है। तुम रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीकर जाते हो। जल्दी से बताओ क्या चक्कर है। कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे दिन के टाइम लस्सी पीना पसंद नहीं है। रात को मैं बहुत शौक से लस्सी पीता हूँ। मगर रोज़ाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। वह मेरे सवालों से उकता गया था और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए मैं लस्सी ही पी लेता हूँ। ये कहकर वह गुस्से में चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी का ही पूछा था और वह घबराकर चला गया, जैसे मैंने उसकी कोई और चोरी पकड़ ली हो। अगर मैंने उससे उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो शायद वह तो बेहोश ही हो जाता कि मैं उसके बारे में इतना कुछ जान गई हूँ। लस्सी पीना कुछ इतनी मामूली बात थी, मगर उसका नाकाबिले शक वाला रवैया बहुत से सवाल उठा रहा था। मेरे दिमाग में अगली रात की बात है, मैं उसके आने से पहले ही किचन के बहाने मौजूद मुझे देखकर वह चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि मैं यहाँ पर रात को मौजूद होंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूँ? रूखी आवाज़ में कहने लगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैंने मुंह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा, तुम अपने पति के लिए खुद लस्सी बनाया करो ना। तो वह कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है मगर वह खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं मैं खुद बना लूँगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बनाकर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी सौतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लगाने लग गई थी। उसके भी पर निकल आए थे। पहले तो मैंने ये सोचा था कि उसके बाप से इंतकाम लूँगी। लो अब देखो, तुमने अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे अपनी औलाद की खुशी से महरूम रखा। अब तुम्हारी ही बेटी देखो, अपने से दूनी उम्र के आदमी से ब्याह कर ली है। मैंने यही सब करने का सोचा था, मगर उस बुढ़े के पास इतनी दौलत होगी मेरे तो ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था। अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा था। मैंने सौतेली बेटी से कहा, किसी भी तरह उसे दौलत निकलवा लो। अगर वह मेरे हाथों से निकल जाती तो बड़ा ही समस्या हो जाता। उस लड़की के समझदार होने से पहले मुझे अपना मकसद हासिल करना बहुत ही ज़रूरी था और इसलिए ये सब पहले तो उस 70 साल के बुढ़े की वह जादुई लस्सी बंद करवाना चाहती थी, जिससे उसकी ताकत दिन ब दिन दुगनी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक प्लान पर अमल करने का सोचा। रात को जैसे ही उसमें लस्सी का गिलास तैयार किया और वह उसके अंदर अपनी जेब से वह खास पुड़िया निकाल कर मिलाया अपने लस्सी के गिलास में। उससे पहले वह लस्सी पीता, मैंने जल्दी से किचन के बाहर एक गुलदान गिरा दिया। वह जल्दी से गिलास छोड़कर बाहर आ गया कि देखूं शोर किस चीज़ का हुआ है। मेरे लिए बस इतना ही मौका काफ़ी था। मैं जल्दी से किचन में गई और उस गिलास को बदल दिया। जो मैंने कुछ देर पहले तैयार किया था, उस कार्रवाई में कुछ ही सेकंड ही लगे थे। मैं असल में ये मालूम करना चाहती थी आखिर उस लस्सी में क्या है, वह उसमें क्या खास चीज़ मिलाकर पीता है। सुबह हुई तो मैंने उस लस्सी को एक पन्नी में डालकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया।
सारा राज खुल जाता। उसके अंदर ऐसा क्या खास था। मैं वहाँ से वापस आने पर घर आ रही थी कि मैंने अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाकर कहीं जाते हुए देखा। वह अकेली गाड़ी चला रही थी और मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि उसे गाड़ी चलाने आती है। उसकी शादी को थोड़े ही दिन हुए थे। इतने दिनों में उसका पति तो उसे गाड़ी चलाना सिखा नहीं सकता था और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी। फिर उसने गाड़ी चलाना किससे सीखी और कब। मैं इन्हीं ख्यालों में खो गई और घर पहुंच गई तो मेरे पति का फ़ोन आ गया। मैंने इतने दिनों से उसे जानबूझकर फ़ोन नहीं किया था। वह अपने बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, मुझे बताकर नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालकिन बन बैठी है। कल को कुछ और ऊंच नीच हो गई तो फिर ना कहना। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे बताए बगैर वह किन हवाओं में उड़ रही थी। कई दिन हो गए थे बस अपने आप में मगन रहती थी, बाहर के चक्कर लगाती रहती थी। मैंने उसके पति से जाकर पूछा कहाँ तुम्हारी बीवी है। कहने लगा ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने गई है। अब इस उम्र में तो उसके साथ घंटों शॉपिंग नहीं कर सकता। हिम्मत जवाब दे जाती है। मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है। मैं अब उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर फ्री बैठा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी बाहर घूमती फिर रही है। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था। कुछ तो चल रहा था उस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैं जब भी अब उसे देखती यही लगता था कि वह कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। पति के घर में होने के बावजूद वह फ़ोन पर किसी और से लगी रहती थी। मैं कुछ उससे पूछती तो कहती मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने 2 दिन बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा था। जब तक मुझे सच्चाई के बारे में पता नहीं होता ये खास लस्सी क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर लस्सी का गिलास बदल लिया था। अगले दिन भी मैंने यही किया। फिर लैब वाले का फ़ोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आकर ले जाएं। मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ कि रिपोर्ट टेस्ट में क्या लिखा है। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मुझे लगा जैसे ये लैब की छत मेरे सर पर ही गिर गई हो। जो कुछ मैं सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस बुढ़े के पास वह रिपोर्ट फेंक दी और कहा कि देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज़ बड़े शौक से गटागट पीते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम जहर पी रहे हो, वह भी अपनी मर्जी से। उस पुड़िया में जहर होता है जो तुम जानबूझकर लस्सी के गिलास में मिलाकर पीते हो। लैब वाले ने बताया था उस लस्सी में ताकत वाली दवाई शामिल है, मगर उसमें कुछ दिन का जहर का भी मिला हुआ है। और ये सुनकर मैं हैरान हुई थी कि वह जानबूझकर जहर क्यों पी रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं उसकी बीवी तो उसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि उसके रंग ढंग कुछ निराले ही लग रहे थे। यही सवाल मैंने उससे किया कि तुम्हें ये पुड़िया तुम्हारी बीवी तो नहीं दे रही है कि अपनी लस्सी में मिलाकर पिया करो। वे क्या तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि तुम्हारे मरने के बाद सारी दौलत उसे मिल सके। मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था कि मेरी सौतेली बेटी उसे मारने का प्लान कर रही होगी ताकि दौलत जायदाद उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि बुढ़े की कोई औलाद तो थी ही नहीं। मेरी बात सुनकर वह बहकने लगा। कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मासूम सी भोली भाली बीवी तो इस बारे में पता ही नहीं है। ये जहर तो मैं खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और रोंगटे खड़े हो गए। वह खुद अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। अक्लमंद इंसान ऐसा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता था। मैंने उससे पूछा क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, अपनी जान क्यों लेना चाहते हो। कहने लगा तुम इतनी समझदार हो कि इतना कुछ मालूम कर लिया है तो ये भी मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ और जाकर मालूम करो, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई कि बुढ़ा तो सनकी हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब भला मैं उस राज का पता कैसे करती। ये सब क्यों हो रहा है। मुझे अब शक हो रहा था कि वह कोई नुक्स वाला इंसान है। इसी टेंशन में मुझे तो डर भी लग रहा था कि उस बुढ़े का क्या पता कहीं मेरे खाने में भी जहर ना डाल दिया हो। अगले दिन मैं अचानक चेकअप करवाने डॉक्टर के पास अस्पताल चली आई। वहाँ वार्ड में अपनी सौतेली बेटी को देखा। उससे पहले मैं उस तक पहुँच जाती वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई थी। भला उसने यहाँ क्यों होना था। डॉक्टर से चेकअप करवा कर मेरी तसल्ली हुई कि शुक्र था कोई समस्या नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी। वैसे भी अभी मेरी उम्र 30-32 साल थी। मैं सच कहूँ तो अब मैं घबरा गई थी। अपने पति से इंतकाम के चक्कर में उसकी बेटी के साथ मैं खुद भी फंस चुकी थी।
वापसी पर आते हुए मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा कि उस गाड़ी के पीछे टैक्सी लगाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कहाँ जा रही है। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वह उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी। उसका मतलब था कि मेरा शक ठीक था। थोड़ी देर पहले मुझे जो लगा था मैंने उसे देखा था, वह सही देखा था। मैंने देखना चाहती थी कि वह अस्पताल में क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो सारी सूरत हाल का पता नहीं हो गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ वही नहीं उतरी बल्कि साथ में कोई और ही निकला, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वह तो उसके पति का भांजा था। अब सारा खेल मुझे समझ में आ गया था कि सारी बात क्या थी। यकीनन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये बात उस बूढ़े को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों के पीछे अस्पताल चली गई। मैंने जरा पास होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वह उसे कह रहा था, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलने लगे तो मुझे देखकर चौंक गए। उनकी रंगत उड़ गई। वह कहने लगी, मम्मी आप यहाँ? मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, अस्पताल क्यों आई हो? वह रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होले ओले जहर चल रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे अंदर ये जहर आया कहाँ से। मैंने कहा, तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वह जान गया था कि तुम उसके साथ बेवफाई कर रही हो। उसके भांजे का साथ तुम्हारा संबंध है, इसलिए तो उसने तुम्हें ये सज़ा दी है। वह खुद जहर ले रहा था और वही जहर उसने तुम्हारे रगों में भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके पति को ये सब कैसे पता चल गया। रोते हुए कहने लगी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ बनाया वह आप थी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में देखा। आपने गलत किया। मैंने हमेशा आपका साथ दिया। आपको पापा ने औलाद नहीं दी तो उसका बदला आपने मुझसे लेने का सोचा। आपने अपने इंतकाम के खातिर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए 70 साल के बूढ़े से मेरी शादी करवा दी, जो रोज़ मर्दाना ताकत की दवाइयाँ खाकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपके खातिर उस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 18 साल की जवान लड़की हूँ और 70 साल का बूढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। पति के भांजे से यूं ही 1-2 बार मुलाकात हो गई। मेरा दिल बेईमान होने लगा था। अंदर ही अंदर उसे चाहने लगी और ये भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों अक्सर घूमने फिरने निकल जाया करते थे, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा पति ये सब जान चुका है। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो कहने लगा, तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को अपने साथ यूं ही बांध कर रखता हूँ। वे बेचारी जहर से बच नहीं पाती और मेरे जिस्म को अब उसकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। जाओ, जाकर अस्पताल में अपना इलाज कराओ। तुम्हें क्या हुआ है? इसलिए मैं भागी भागी यहाँ चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि मेरे अंदर उसी आदमी ने जहर भर दिया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, मगर आप दौलत के लालच में अंधी हो गई थी और यहाँ तक कि अपना इंतकाम भी भूल गई थी। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। वाकई वह सच कह रही थी। सारा कसूर मेरा ही था। उसकी गलती की सज़ा उसकी बेटी से इंतकाम लेने का सोचा। मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज़्यादा उम्र वाला जवान नज़र आने वाला हकीकत में ऐसा खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवियों को खुद से बांधने के लिए ऐसा खतरनाक दवाई का इस्तेमाल करता था। ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। अब मुझे ही उस सारे किस्से को ख़त्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब मैं ही सब कुछ ठीक करूँगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। इतना शुक्र था कि हमें जल्दी से पता चल गया था और टाइम पर इलाज शुरू हो गया था और कुछ महीनों में ही वह बिल्कुल ठीक हो गई। वह इलाज के टाइम अपने पति से दूर थी। उसके पति से खूब इंतकाम लिया। उसे एक दिन पैरालाइज हो गया और वह तो पहले से ही इतना बूढ़ा था कि वह बिस्तर का होकर रह गया और 2 महीने में ही उसका इंतकाल हो गया। कानूनी तौर पर अब उसकी सारी दौलत की मालकिन उसकी बीवी थी। मैंने उसकी इद्दत पूरी करवा कर उसकी पसंद की दूसरी शादी करवा दी। मैं उससे बहुत शर्मिंदा थी। उससे मैंने माफ़ी मांगी। जज्बात में आकर उसके साथ बहुत गलत कर दिया था मैंने बच्चों के हॉस्पिटल से अपने बारे में तफसील से बात की थी। उसने मुझे बताया था कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस मेरे पति ने मुझे औलाद के हक से महरूम रखा था। मैं अभी 32 साल की थी और जवान और खूबसूरत थी। अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली
और कुछ साल बाद एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक बेटी भी पैदा हुई। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ बल्कि मेरे पहले पति की भी बेटी भी शुक्रगुजार है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था, वरना एहसास और जुर्म के मारे शायद मैं पूरी ज़िंदगी ही शर्मिंदा रहती। ये थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।